हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने लेंज लॉ पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड और जेडब्ल्यूडी दोनों के लिए। और लेंज लॉ का यूज कहाँ पे होता है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ईएमएफ का तो फैराडे लॉ का यूज होता है। ठीक है। फैराडे लॉ क्या था? एप्सिलॉन इक्वल टू डी फाई बाई डी टी या तो माइनस डी फाई बाई डी टी। और ये माइनस है, ये क्यों आया? ये लेंज लॉ की वजह से आया। लेंज लॉ क्या करेगा? तो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है उस पर अटैक करेगा। ठीक है। और उस रीजन को अपोज करने की ट्राई करेगा। उसके बेस पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे वो पिछले सेशन में। ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज मोशनल ईएमएफ। इमोशनल नहीं बच्चों, मोशनल। मोशनल, यहाँ पर मोशन लिखा हुआ है कि नहीं? मोशन मतलब ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है किसकी वजह से? मोशन की वजह से। ठीक है। आज बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करने वाले हैं, तो बुक और पेन लेके बैठ जाइए। ओके। So EMF induced because of any type of motion is called motional EMF। ठीक है। क्या डेफिनेशन है? किसी भी तरह की मोशन होनी चाहिए, एनी टाइप ऑफ मोशन। ठीक है। और उस मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसका नाम क्या रख दिया हमने? मोशनल ईएमएफ। कुछ मोशन होनी चाहिए। ठीक है। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल। देखिए ये जो रेड वाला है ना, बहुत डार्क वाला, ये कंडक्टिंग रॉड है। ठीक है। कंडक्टिंग कंडक्टिंग रॉड कौन सा? ये वाला जो पहले यहाँ पर था, फिर मूव करके यहाँ पे आ गया। ओके। और उस कंडक्टिंग रॉड की लेंथ कितनी है? एल, जैसा कि आप देख रहे हो। इज मूविंग ऑन अ वायर। ये जो ब्लू कलर का है ना, ये वायर फ्रेम है, ऐसा मान लो। और इसमें जो ये क्रॉस क्रॉस मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अंदर जा रहा है। आपकी आंखों में कौन है? नॉर्थ। समझ में आया? आपकी आंखों में नॉर्थ, और आप जिसको देख रहे हैं वो साउथ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है। समझ में आया? ओके। और फिर क्या हुआ? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड ने मूव किया। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। ये बहुत बहुत कंपलसरी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और रॉड के मूव करने की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऑलवेज इट शुड बी परपेंडिकुलर। इट शुड नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो कोई फायदा नहीं, परपेंडिकुलर में होनी चाहिए। एंगल में है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। ओके। तो देखिए वो है, वो कितनी डिस्टेंस चला? dx। ठीक है। तो फ्लक्स कैसा है? पहले जब वो क्यू आर पे था, कहाँ पे था? क्यू आर पे, आपको दिख रहा है? हाँ। जब वो क्यू आर पे था तब क्या था? फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कोस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया कितना? एल एक्स। ठीक है। और cos 180। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और एरिया वेक्टर बाहर निकल के आ रहा है। सो व्हाट इज द आंसर? माइनस बी एल एक्स। ठीक है। और अगर हम कहें इसका डेरिवेटिव ले, डी फाई बाई डी टी, तो माइनस बी एल और डी एक्स बाई डी टी। ठीक है। अब ये डी एक्स जितना डिस्टेंस चला, कितने टाइम में? डी टी टाइम में। ठीक है। बहुत कम डिस्टेंस चला, तो इस डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या ले लेंगे? वेलोसिटी। तो माइनस बी एल वी हो गया। और अगर हम ऐसा सोचे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, तो यहाँ आगे माइनस लगाओ और फिर यहाँ आगे और माइनस लगाओ, तो दोनों माइनस कट होके क्या हो गया? बी एल वी। समझ में आया आपको कुछ? इस रॉड ने मूव किया जिसकी वजह से जो ये फ्लक्स लिंक हो रहा था, ये फ्लक्स चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? तो भैया इतना। ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उतना। ठीक है। तो ये कितना चेंज है? ठीक है। देखिए अब हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं उसको। ये जो हमने डेरिवेशन किया ना, क्या? लेट कंडक्टिंग रॉड एंड्स आर एट क्यू आर इनिशियली। पहले कहाँ पर थे? क्यू और आर पे। तो इसलिए फ्लक्स क्या था? फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। सो बी एरिया। एरिया इस लूप का क्या होगा? देखिए ये लेंथ एल है और ये एक्स, तो एल इंटू एक्स एंड cos 180. So what will be the answer? BLX into minus 1. So minus BLX
लेट रोड स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v। ओके, कितनी वेलोसिटी से शुरू किया v। द रोड मूव्स वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx इन स्मॉल टाइम dt। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोड जा रहा है, तो जिसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स इन टाइम इंटरवल dt इज गिवन एज, कितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो d फाई इज इक्वल टू बी एल इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो l इंटू डी एक्स, इतनी लेंथ l है और ये लेंथ dx, तो यही चेंज हुआ ना, जो मैंने ये बहुत सारा रेड कर दिया है, इतना ही फ्लक्स चेंज हुआ ना। आपको पता होना चाहिए, हमारे इस चैप्टर में फ्लक्स का इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंज इन फ्लक्स का इंपॉर्टेंट है। ओके, सो व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, माइनस बी एल डी एक्स, बट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी, वो तो हमें पता है, तो इसलिए डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डी फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी एल। अब ये डी एक्स है, उसकी जगह ये वी डी टी, तो ये वी डी टी इधर आ गया, तो क्या आ गया, डी फाई इज इक्वल टू माइनस बी एल वी डी टी आ गया। ओके, अभी डी फाई बाई डी टी करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस बी एल वी, ये डी टी है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो सिर्फ माइनस बी एल वी बचा। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, तो यहाँ पर मैंने माइनस लगाया और ये माइनस, तो क्या आ गया, माइनस बी एल वी। बच्चों, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा बी एल वी ही आएगा, ये माइनस बी एल वी भी आ सकता है। कैसे, सोचो कि अगर ऐसा फ्रेम है, ठीक है, जिसमें ये रोड मूव कर रहा है, ठीक है, वो यहां से इधर जा रहा था, हमने ऐसा लिखा ना, अगर वो यहां गया तो इस वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको नेगेटिव नहीं ले सकते। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, अंदर, मतलब कि आपकी आंखों में नॉर्थ था, ठीक है, और आप जिसको देख रहे थे वो साउथ था। लेकिन तो इसके लिए हमें एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या मिला, बी एल वी, बालवीर। ठीक है, अभी ऐसा सोचे कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मतलब कि आपकी आंखों में साउथ है और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहे हैं बाहुबली की तीर की तरह, और आपकी आंखों में घुस रही है, और रोड फिर भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स कितना हुआ, बी एल एक्स, तो ई एम एफ इज इक्वल्स टू बी एल डी एक्स बाई डी टी, और ये v, ठीक है, लेकिन ई एम एफ इज इक्वल टू, तो ये माइनस इंटू ऐसा होता है, तो माइनस बी एल वी हो गया, तो मतलब कि ये बी एल वी और माइनस बी एल वी दोनों हो सकता है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, कितना, बी एल वी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसके ऊपर हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से सोचिए। ठीक है, अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ किस चीज पे डिपेंड करता है, ये हमने देखा, कौन सी चीज, बी एल और वी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से है, एल मतलब लेंथ ऑफ द रोड, और वी मतलब वेलोसिटी ऑफ द रोड, रोड की वेलोसिटी कितनी है। तो बच्चों, इसमें बाहर का मैग्नेटिक फील्ड आया, फिर लेंथ ऑफ द रोड आए, और वेलोसिटी ऑफ द रोड आया, ठीक है, सब कुछ रोड का आया। तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट induced EMF does not depend on any characteristic of loop, लूप की कोई कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ रोड की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, रोड की लेंथ क्या है, रोड की वेलोसिटी क्या है, और बाहर का ये मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर लूप नहीं होता तो क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता, होता, किस तरह, देखिए, यहाँ पर आप एक ऐसा भी लिख सकते हैं कि रीजन बिहाइंड इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, रीजन बिहाइंड इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, अभी देखिए, हमें पता है कि ये जो कंडक्टिंग रॉड है, इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सी है, सोचिए, ये डायरेक्शन है आई के, और मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो है माइनस के कैप डायरेक्शन में। अभी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार। अभी हम पॉजिटिव चार्ज का सिर्फ सोचे, तो वी बार कौन सी डायरेक्शन में है, आई के, और बी बार कौन सी डायरेक्शन में है, मैंने आई कैप किसका लिखा, वी बार का, अभी वी बार का क्या लिखता हूँ, माइनस के कैप। बच्चों, आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, माइनस जे कैप,
तो इसका मतलब आई कैप क्रॉस माइनस के कैप क्या होगा, जे कैप होगा। तो ये आई कैप क्रॉस माइनस के कैप इज इक्वल्स टू जे कैप होगा। तो ये फोर्स है, ये जे कैप की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज सारे ऊपर मूव होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की ओर फोर्स लगता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को नीचे की ओर। एक्चुअली में बच्चों पॉजिटिव चार्ज ऊपर नहीं जाते, नेगेटिव चार्ज मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टिंग रोड में होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वो जैसा कि हमने बैटरी में एक बार डिस्कस किया था, सेम टू सेम ऐसा होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू क्या है, ये BLV, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये ऐसे हो गए, इसकी वजह से ये जो ये एंड है ये पॉजिटिव एंड हो गया। कौन सा एंड हो गया, पॉजिटिव। और ये वाला जो एंड है ये नेगेटिव एंड हो गया। तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर इस रॉड को हम ऐसे मूव करवाए बच्चों, ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। और तब ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये कैसा टर्मिनल हो गया, नेगेटिव। अब ये कितना पॉजिटिव और नेगेटिव आता है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। बहुत स्लो स्पीड से जाएगा तो कम पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ज्यादा स्पीड से जाएगा तो ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। एक बैटरी की तरह बिहेव करता है बच्चों, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल देखिए इस पे। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मैंने अंदर रखा है, तो ये पहला रोड है, इधर जा रहा है इस वेलोसिटी से, ठीक है। तो नीचे की ओर क्या आया, पॉजिटिव, और ऊपर की ओर नेगेटिव, ठीक है। और फिर ये दूसरा देखिए, ये थोड़ा टेढ़ा इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव कहाँ पर आया, इधर, ठीक है, और यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव, ठीक। फिर ये रोड ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव कहाँ आया, इधर, नेगेटिव इधर। एक देखो तो वेलोसिटी के इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आता है, इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। अच्छी तरीके से देखा आपने। इसको हम सेल से कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए दिस कंडक्टिंग मूविंग रॉड कैन एक्ट लाइक अ बैटरी ऑफ EMF एप्सिलॉन इक्वल टू BLV, ठीक है। देखिए ये रॉड है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बच्चों, v वेलोसिटी से। तो देखिए ये v वेलोसिटी से गया और रोड की लेंथ कितनी है, l, तो कितना EMF इंड्यूस होगा, BLV, जिसमें सोचो कि ऊपर पॉजिटिव हो गया है। अभी मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाया, मैं सिर्फ आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह बैटरी हम देखेंगे, ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या हुआ, नेगेटिव। तो हम उसको ऐसे सेल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन और देखिए आप, देखो ये सेल इधर गया, ये रोड इधर गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, यहाँ पर प्लस माइनस हो गया था, तो इस प्लस को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ये जो पूरा जो वायर है, ठीक है, और इसका सबका मिलके रेजिस्टेंस कितना है, R। तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा बच्चों, ठीक है। कितना करंट फ्लो होगा, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R। अभी एप्सिलॉन कितना है, तो BLV अपॉन R, ठीक है। मतलब कि ये सेल की तरह बिहेव करेगा। ओके, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। अब एक टॉपिक और देखिए, क्या है, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम यहाँ पर देखेंगे कि हम रॉड को मूव करने के लिए जितना मैकेनिकल पावर वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो पावर किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए अच्छे तरीके से, अभी मैकेनिकल पावर P इक्वल टू F इज इक्वल टू BIL। बच्चों ये कहाँ से आया, सोचो, ये सोचने का काम आपका है, जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले तो पावर का फॉर्मूला F इंटू V, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो BIL, उसमें से मैंने B लिया, L लिया और V लिया, BLV, और I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R, कहाँ से, सोचो, ओहम्स लॉ, ठीक है। अब ये BLV अपॉन R इधर रह गया और ये एप्सिलॉन है, तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या रख दी, BLV। तो हमें क्या मिला, देयरफॉर P इक्वल टू BLV अपॉन
मतलब सॉरी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमने मैकेनिकल पावर दिया। अभी इलेक्ट्रिकल पावर कितना होता है देखिए, एफ सी पी इक्वल टू एप्सिलॉन आई, पी इक्वल टू वी आई पता है ना आपको, ठीक है। तो एप्सिलॉन इंटू आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर, तो एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन आर। अभी एप्सिलॉन इक्वल टू हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा बच्चों, ये परमिटिविटी नहीं है, ये हमने ईएमएफ को ऐसे डिनोट किया है। और एप्सिलॉन इक्वल टू क्या है, बी एल वी, तो जिसको हमने यहाँ पर रिप्लेस किया तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। पहले भी हमें ऐसा ही इक्वेशन मिला था कुछ, देखिए अभी भी हमें वही इक्वेशन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम 1 and 2 we can say that mechanical energy gets converted in electrical energy in unit time। ठीक है, याद रखो कब, इफ फ्रिक्शन इज अवॉइडेड, मतलब कि ये जो रोड है उसको हमने यहाँ से लिया, तो ये जो वायर है उनके और रोड के बीच का फ्रिक्शन हमने इग्नोर किया, या तो यहाँ पर इस रोड को लेके जा रहे हैं तो एयर का फ्रिक्शन या जो इसको मूव करने में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हमने इग्नोर किया है, वरना क्या होता, जो भी हम वर्क करते हैं उसमें से थोड़ा सा उसमें चला जाता। ओके, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी देख लीजिए, क्या है, रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड चार्ज। इस पे भी बहुत सम्स आते हैं। अभी बच्चों एप्सिलॉन इक्वल टू आई आर पता है आपको, एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है। और आई आर इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। ये कहाँ से आया, ये आया फेराडेज लॉ से। कहाँ से, फेराडेज लॉ। और आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये तो हमें पहले से पता है, ठीक है ना, चार्ज अपॉन टाइम, डेफिनेशन ऑफ करंट, डेफिनेशन ऑफ करंट। तो इसमें से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू आर, ठीक है। तो इससे हमें क्या रिलेशन पता चलता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, शॉर्टकट भी है ये, ठीक है। डायरेक्टली चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस करो, देखो यहाँ पे टाइम नहीं है, so charge does not depend on change in flux with respect to time। okay, charge depends on change in flux only। okay, and it depends on resistance। okay, दो चीज पे डिपेंड करेगा, चेंज इन फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। जिसमें आप अच्छी तरीके से देखिए, चेंज इन फ्लक्स ओनली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे वही सेंटेंस मैंने लिखा है, induced charge depends on change in flux only, not on change in flux per unit time। ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन फ्लक्स ओनली, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा आज, एप्सिलॉन इक्वल टू बी एल वी, ठीक है। फिर करंट क्या होता है, बी एल वी अपॉन आर, ठीक है। और पावर क्या होता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। देखिए पावर इज इक्वल्स टू क्या था, फोर्स इंटू वेलोसिटी, हमें ये क्या मिला, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। एक वेलोसिटी कैंसिल हो गई, तो देखो मैंने फोर्स का इक्वेशन डिराइव किया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, समझ में आया, ये फोर्स है। और फिर एक्सेलरेशन अगर हम जानना चाहते हैं तो फोर्स अपॉन मास, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर, ठीक है। एक बात मैं आपको बोलूं कि लेंज लॉ के तहत जब ये रोड मूव करेगा ना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ, जब ये रोड मूव करेगा ना इधर, तो इसके पीछे एक फोर्स लगेगा, वो कितना होगा बच्चों, ए बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, लेंज लॉ के तहत। क्यों, लेंज लॉ क्या बोलना चाहता है कि फ्लक्स को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ना इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर इतना फोर्स लगता है। तो अगर हमें इसे, इस रोड को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो हमें यहाँ पर एफ अप्लाइड पी कितना लगाना होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ठीक है। और इधर कितना लगेगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये लेंज लॉ की वजह से ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये रोड है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अगर हमने ज़्यादा फोर्स लगा दिए यहाँ पर तो ये भी ज़्यादा मतलब कि हो सकता है। ओके, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। चलिए अब थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं।
बोल तो थोड़े से रहा हूँ पर ज़्यादा करेंगे। क्या है देखिए अच्छी तरीके से। अ मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ, एक मेटालिक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। आप प्लीज इसको पढ़िए। ओके, थोड़ी सी प्यास लग गई थी बच्चों। A metallic rod of length 1 meter is rotated with a frequency 50 revolution per second, with one end hinged at the center, with one end hinged at the center and other end at the circumference. ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है। ओके, उसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर। अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। देखो यहाँ से एक रोड मैंने बाहर की ओर आ रहा है ऐसे। A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis present everywhere। देखो ये जो क्रॉस क्रॉस आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है। What is the EMF induced between center and metallic ring? बच्चों ये जो रोड है ठीक है वो ऐसे मूव हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रेजेंट है। हमने अब तक क्या देखा था, ये ऐसे लीनियरली मूव होता है ठीक है। तो कितना आंसर आएगा बी एल वी, जिसमें ये लेंथ कितनी होनी चाहिए एल। लेकिन यहाँ पर ये रोड ऐसे मूव हो रहा है, एंगुलरली मूव हो रहा है। कैसे मूव हो रहा है एंगुलरली। ठीक है, अब देख एक अच्छी तरीके से यहाँ पर ये जो रोड पहले लीनियरली जो मूव हो रहा था, इसमें अगर इस पार्ट की वेलोसिटी v थी तो इस पार्ट की वेलोसिटी भी v थी और इस पार्ट की वेलोसिटी भी v थी। तो सबकी वेलोसिटी कैसी थी सेम। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो पार्ट है जिसको मैं o मान रहा हूँ इसकी वेलोसिटी 0 होगी। कितनी होगी 0। और यहाँ पर ये पार्ट जो है जिसको मैं q मान रहा हूँ उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे पार्ट है उसकी वेलोसिटी कैसी होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा पूरा। अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है तो क्या लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। देखो आप किसी x डिस्टेंस पे जाके dx जितना एक एलिमेंट कंसीडर करो। ठीक है, कितना एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो dx जितना। ओके, समझ में आया अच्छे तरीके से आपको। ओके, अभी एक चीज और देखो। लेट एंगुलर वेलोसिटी, let angular velocity is equals to ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है dx की, therefore linear velocity of dx is equals to v is equals to ओमेगा x। याद कीजिए v is equals to ओमेगा r। ठीक है, वो हमने रोटेशनल मोशन में किया था। ठीक है, जिसमें r क्या था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इस एलिमेंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है x। तो ओमेगा इंटू एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वेलोसिटी मिलेगी। ओके, तो इसका मतलब स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हमें फाइंड करना है स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ तो b और उसकी स्मॉल लेंथ कितनी थी इसकी। ठीक है dx। हमने तो x डिस्टेंस पे ऐसा किया है, प्लीज आप x लेंथ मत पुट करना। हमने ये स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है ना उसकी लेंथ और उसकी वेलोसिटी कितनी ओमेगा x। बी एल वी हो गया। ओके, सो डी एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू बी ओमेगा एक्स डी एक्स। ठीक है, और अगर पूरा फाइंड करना है मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो धीरे धीरे पहले इतना एलिमेंट फिर ज़्यादा बड़ा और तो बी ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन डी एक्स जो है उसकी लेंथ चेंज होती चली जाएगी। जो पहले कितनी थी 0 और लास्ट में r जितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी r। तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करें इसका तो हमें क्या मिलेगा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू बी ओमेगा एक्स डी एक्स। तो वो क्या होता है x²/2 और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से r तक। तो बी ओमेगा r²/2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों हमने डिराइव किया, इसको प्लीज मत भूलना। बी ओमेगा r²/2 ये कब होगा
जब रोड ऐसे मूव कर रहा है, जैसा कि हमने इसमें एग्जांपल में डिस्कस किया है। अब ये एग्जांपल बहुत सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू दी है क्या? अच्छा देखिए, यस, बी की वैल्यू कितनी है? 1 टेस्ला, ये है बी। फिर ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। लेकिन 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से काम नहीं बनने वाला। 50 इंटू 2 पाई, ठीक है, इतना करोगे तो आपको रिवॉल्यूशन पर सेकंड इसमें कन्वर्ट होता मिलेगा रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओमेगा। क्या हो गया बच्चों? ओमेगा। और रेडियस कितनी है? रेडियस भी दी है हमें, कितनी? 1 मीटर, ठीक है। रेडियस कितनी दी है बच्चों हमें? 1 मीटर। तो हमारे पास बी है, ओमेगा है और आर है, तो हम इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 इंटू कितना रिवॉल्यूशन पर सेकंड था बच्चों? 50। तो 50 इंटू 2 पाई, और रेडियस कितनी थी? 1, जिसका स्क्वायर अपॉन 2। याद रखना, ये जो रोड है मैं इसको जूम करके ड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्या होगा इस रोड में? इसमें एक साइड पे पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा और एक साइड पे नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ठीक है। अभी तो मैंने ये सिर्फ आपको अप्रोक्सीमेटली बोला है, ठीक है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा तो ये सेल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? सेल की तरह, ओके। और इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरा कुछ हमें फाइंड करने को बोला है कि नहीं? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A wheel with a 10 metallic spokes। अच्छा, एंड देखिए ये ऐसा व्हील है, कितने स्पोक्स है? सॉरी मैंने ऐसा ये ऐसा व्हील, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 स्पोक्स हैं एंड 0.5 मीटर लॉन्ग। मतलब कि ये जो स्पोक है इसकी रेडियस होगी, क्या होगी? रेडियस वो कितनी होगी? 0.5 मीटर, ओके। which is rotated with a speed of 120 revolution per second in a plane normal to the horizontal component of the earth's magnetic field। ओके बच्चों, तो पहले पहले तो मैं ऐसा बोल दूं कि जो हमने एजम्पशन किया था वो completely wrong था। एजम्पशन कुछ इस तरह करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो ऐसे रोटेट हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, और वो व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है और उसके स्पोक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें क्या दिया है? 0.4 गोस। व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एक्सल एंड द रिम ऑफ व्हील? देखिए इसको क्या बोला जाता है? रिम, ओके। और इसे क्या बोला जाता है? एक्सल। So directly you have to apply formula B omega R square by 2, where B is the horizontal component. So 0.4 into 10 raised to minus 4 omega 120 revolution per minute. So 120 into 2 pi by 60, ठीक है। और रेडियस कितनी है? रेडियस है 0.5 मीटर। तो 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 2। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? तो ये अगर आप अप्लाई करोगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है। रेफर टू द फिगर 6.12 ए, दिख रही है आपको? ओके। The arm PQ of the rectangular conductor is moved from x equal to 0, x equal to 0 यहाँ पर, okay, outwards. The uniform magnetic field is perpendicular to the plane and extends from x equal to 0 to x equal to b। अच्छा, x equal to b तक ही मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एंड इज 0 फॉर x ग्रेटर देन b, मतलब कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। Only the arm PQ possess substantial resistance R। इसका ही रेजिस्टेंस हमें गिनना है, कितना? R। Consider the situation when the arm PQ is pulled outwards from x equal to 0 to x equal to 2b and then फिर क्या है? And is then moves back from x equal to 0 with a constant speed
Okay, V. Obtain the expression for the flux, the induced EMF, and the force necessary to pull the arm, and the power dissipated as a joule heat. Sketch the variation of the quantity with the distance. ठीक है, सबसे पहले मैं K से L तक गिनूंगा बच्चों। कहाँ तक? K से L तक। जहां पर क्या है, अगर फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स तो क्या होता है? बी ए होता है, तो बी दिया हुआ है। और एरिया, सोचो कि इस रोड का डिस्टेंस यहां से कितना है? एक्स। कितना है डिस्टेंस? एक्स। कहीं पे भी मैं रैंडमली पोजीशन ले रहा हूं, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी थी? एल। सो व्हाट विल बी द एरिया? एरिया विल बी द एल इंटू एक्स। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल के आ रहा है और एरिया वेक्टर भी बाहर, सो कोस 0। सो व्हाट विल बी द फ्लक्स? बी एल एक्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बात बोल दूं कि x की वैल्यू 0 से b तक जाएगी। ठीक है, अभी ये फ्लक्स हो गया। अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है तो डी फाइव बाई डी टी, तो क्या आएगा? बी एल वी। वेरी सिंपल। क्यों? बी एल और डी एक्स बाई डी टी का मतलब तो वी हो गया। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड करना है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म। हमने बात की थी फोर्स नेसेसरी, वो कितना होगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, जिसमें एक ही रेजिस्टेंस है उस रोड का। ओके, पुल द आर्म एंड द पावर डिसिपेटेड एज अ जूल हीट, तो कितना पावर होगा? P इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, स्केच द वेरिएशन ऑफ दिस क्वांटिटीज विद द डिस्टेंस। अच्छा, ये पहले हमने K से L तक का लिया था। कहां से कहां तक का? K से L। लेकिन अगर अगर हम L से M तक का ले, तो L से M तक में क्या चेंजेस है? एक ही दिया है कि क्या, कि भैया मैग्नेटिक फील्ड वहां पर 0 है। ठीक है, लेकिन अगर रोड यहां पर है, सोचो, और हमें फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स कितना आएगा? ये जो है डिस्टेंस कितना भी हो, लेकिन फ्लक्स के लिए तो हमें उतना डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है। तो L से M तक फ्लक्स बी ए, जिसमें बी, और एरिया कितना लेना पड़ेगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है? तो यहां तक ही मैग्नेटिक फील्ड है, बी है, तो बी इंटू एल बी। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? और ये फ्लक्स कैसा होगा? कांस्टेंट। तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ कितना होगा? 0। समझ में आया? फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ कितना होगा? 0। ईएमएफ कुछ इंड्यूस होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? और हमें फोर्स भी कोई लगाना नहीं पड़ेगा। हमें कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होगा तो लेंज लॉ की तरह उसे अपोजिंग में फोर्स लगेगा, और तो हमें क्या करना होगा? फोर्स लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और पावर की अगर हम बात करें, तो पावर कहाँ तक आएगा? जहां तक हम फोर्स लगाते हैं, और हम फोर्स कहाँ तक लगा रहे हैं? बी तक। ठीक है, तो पावर बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर आएगा। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी है, तो ये माइनस आएगा। ठीक है, समझ में आया? और ये अपोजिंग होगा उसके। अभी K से L किया और L से M, फिर हम M से फिर से L जाएंगे, तो वही इक्वेशन सार, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और फिर L से K की ओर जाएंगे तो भी वही इक्वेशन सारे। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है आपको? ग्राफ। तो मैं यहां पर ऐसा लिख दे रहा हूं कि इतना पार्ट आउटवर्ड का और इतना पार्ट इनवर्ड का, मतलब कि K जाएगा से L तक जाएगा। ठीक है, ये सोचो ऐसा है, और यहाँ पर M है। ठीक है, और फिर से यहाँ पर क्या आ गया? L, और फिर से यहाँ पे क्या आ गया? K। ठीक है, तो पहले क्या होगा? अगर हम फ्लक्स की बात करें, तो फ्लक्स पहले K तक इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट, फिर
कांस्टेंट, सॉरी जीरो नहीं हो जाएगा, सॉरी वो कांस्टेंट ही रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक कि वो एल तक वापस नहीं आ जाता, और बाद में जब के वापस आएगा तब वो जीरो हो जाएगा। कौन, किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों में? फ्लक्स की। अभी ईएमएफ की बात करें। ईएमएफ, तो ईएमएफ क्या होगा? तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होगा नेगेटिव में, कितना? माइनस बी एल वी। फिर बाद में ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। कब ईएमएफ इंड्यूस होगा? जब वो वापस फ्लक्स चेंज होगा, तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कितना? बी एल वी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ये हमने बात की किसकी? इंड्यूस ईएमएफ की। मैं सारे ग्राफ्स को सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, अभी तीसरा देखते हैं। तीसरा किसका है? फोर्स का। किसका है तीसरा बच्चों? फोर्स का। तो फोर्स भी मतलब कि कांस्टेंट हमें लगाना होगा। समझ में आ रहा है आपको? क्या लगाना होगा? हमें कांस्टेंट ही फोर्स लगाना होगा। कितना? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। कहाँ तक? जहां तक हमें अपोजिंग फोर्स महसूस हो रहा है। तो ये होगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। प्लीज ऐसा मत सोचना कि ये आर है वो डिस्टेंस है तो वो चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, नहीं। फिर वो कहाँ तक लगाना नहीं पड़ेगा? जब तक हम वापस चेंजेस वाले रीजन में ना आए, और फिर से लगाना होगा, ठीक है। और वो होगा प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, सिर्फ वी। अगर पावर की बात करें बच्चों, किसकी बात करें? पावर की, तो पावर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसमें भी पॉजिटिव रहेगा, इसमें जीरो, और फिर इसमें भी पॉजिटिव। और कितना रहेगा पॉजिटिव? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो क्या लिखा है। रेक्टेंगुलर वायर लूप, एक रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये ऑब्वियस है 8 सेंटीमीटर होगा, और ये 2 सेंटीमीटर। With a small cut is moving out of the region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 टेस्ला। ओके, मैग्नीट्यूड कितना दिया है मैग्नेटिक फील्ड का? 0.3 टेस्ला। इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह है, मैं सारे डॉट नहीं ड्रॉ करूंगा। व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब कि 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर कवर कर जाएगा। इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड एंड टू द शॉर्टर साइड ऑफ द लूप। अच्छा, सोचो कि जो पहला केस है ए मैं उसको ब्लू कलर से सॉल्व करूंगा। ए को, और बी को मैं दूसरे और कलर से। तो पहला क्या है? डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, मतलब कि इस डायरेक्शन में लूप ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट मूव कर रहा है? ये वाला पार्ट। समझ में आया? तो ईएमएफ क्या होगा? सबसे पहले तो बी एल वी, जिसमें बी की वैल्यू आप रखोगे 0.3, एल की वैल्यू लॉन्गर साइड वाला रखोगे तो 0.08 सेंटीमीटर, मतलब मीटर, सॉरी, एंड वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 10⁻²। ठीक है, वो आप सॉल्व कर लेना। फिर दूसरा बी दिया है, ठीक है, बी को किसी और से हम सॉल्व करते हैं कलर से। ओके, तो यहाँ पर शॉर्टर साइड है ना, तो मतलब कि ऐसे निकल रहा है, तो लेंथ ये आएगी जो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी को। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू, फिर से हमें क्या लगाना होगा? बी एल बी, सॉरी, अभी एल कितना लगाना होगा? तो जो साइड मूव कर रही है परपेंडिकुलरली वो, ठीक है, तो 0.02, और वेलोसिटी कितनी? 10⁻²। समझ में आया ना आपको अच्छी तरीके से? अच्छा, फिर फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट इन ईच केस।
सबसे पहले देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से अगर हमें बाहर निकलना है तो ये जब पहला केस है ए वाला केस में कंसीडर कर रहा हूं तो रेड लूंगा मैं पेन, जिसमें ए से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, इतना मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, जितना लूप है, उससे बाहर निकलने के लिए उसे कितना ट्रैवल करना होगा, 2 सेंटीमीटर, जब इधर जा रहा है इस वेलोसिटी में। आपको समझ में आ रहा है कितना ट्रैवल करना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी उसकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, सी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कितना डिस्टेंस इसे कवर करना होगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 × 10⁻², और उसकी वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 1 × 10⁻², तो कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। 2 सेकंड के लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा पहले वाले केस में, ठीक है। ये ए वाला केस है। अभी बी वाला केस रेड से ही सोल्व कर देता हूँ बच्चों, ताकि इतना टाइम वेस्ट ना हो कलर बदलने का। अभी देखो ये इधर जा रहा है, तो इस पूरे लूप से बाहर निकलने के लिए उसे 8 सेंटीमीटर जितना चलना पड़ेगा, इतना चलेगा तब वो बाहर निकलेगा। कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करो बच्चों। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, 8 × 10⁻², और वेलोसिटी कितनी है, 1 × 10⁻²। तो ये आंसर कितना आएगा, 8 सेकंड। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको, हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये लूप है, ठीक है। अगर ये इधर जा रहा है तो 2 सेकंड के बाद वो इधर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, मतलब कि 2 सेकंड में वो एग्जैक्टली बाहर निकल आएगा। और अगर वो ऐसे जा रहा है तो थोड़ी देर के बाद वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आने के लिए उसे डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा है, इतना। तो ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कवर करना है तो 1 सेकंड, तो 8 सेंटीमीटर कवर करना है तो 8 सेकंड। समझ में आया ना। अच्छा, परपेंडिकुलर वाला लेंथ लेना होगा, कॉमन सेंस है ये। देखिए, a 1 meter long metallic rod is rotated with a angular frequency of 400 रेडियन पर सेकंड। ओके, ये हमें लेंथ दी गई है, ये हमें ओमेगा दिया गया है। About an axis normal to the rod passing through its one end. The other end of the rod is in contact with the metallic ring. A constant, बच्चों ये वही वाला केस हो गया, ये रिंग और ये रॉड और ये ऐसे रोटेट हो रहा है। तो इस लेंथ को हम क्या ले लेंगे, r. A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla applied. So B. Parallel to the axis exist everywhere. मतलब कि एक्सिस तो बाहर निकल के आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो सकता है। पैरेलल टू एक्सिस है, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया। समझ में आया ना, पैरेलल टू एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन। सोच के देखो। कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। तो इसके और इसके बीच में हमें ईएमएफ देखना है, तो इसका सीधा फॉर्मूला लगा दो, बी ओमेगा r²/2, जिसमें आपके पास बी कितना है, 0.5 टेस्ला, ओमेगा कितना है, 400। इसमें रेडियन पर सेकंड ही डायरेक्ट दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियस 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2, जो आंसर आया वो सही होगा, ठीक है। ये वाला बहुत सही समय। A circular coil of radius 8 सेंटीमीटर, ओके, उसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर, एंड 20 टन, कितने टन है, 20, is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा कितनी है, 50 रेडियन पर सेकंड, ओके, कितना है, 50 रेडियन पर सेकंड। In a uniform horizontal magnetic field of magnitude 3 × 10⁻² टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 3 × 10⁻² टेस्ला, और हॉरिजॉन्टल है। If the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm, कितना रेजिस्टेंस है, 10 ohm, बहुत सारी चीज दी है। Calculate the maximum value of current in the coil and calculate the average power loss due to joule heating and where does this power come from। ठीक है, बहुत सारा हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको इमेजिन करना होगा कि हो क्या रहा है। ये कोयल है, ठीक है, एक कोयल पहले तो आप इमेजिन कीजिए, मैं ड्रॉ करूं उससे पहले आप एक बार इमेजिन कीजिए, ठीक है। और वो वर्टिकल डायमीटर के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है। मतलब कि कई बार वो किचन में नहीं आता सर्कल,
जिसको आप उंगली से ऐसे फिराते हो तो वो रोटेट करने लगता है। पता चला आपको कुछ? वो वर्टिकल डायमीटर के अक्रॉस ऐसे रोटेट करता है ना, तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा, वर्टिकल डायमीटर के अक्रॉस रोटेट करेगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब ये लूप है जो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। शायद बहुत सारे बच्चों को समझ में आ भी गया होगा। और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये रोटेट करेगा तो मतलब कि ऐसा पूरा पूरा रोटेट करेगा तो क्या होगा कि सोचो कि अगर हम उसको सामने से देखें तो पहले इतना एरिया दिखेगा, फिर थोड़ा सा कम एरिया दिखेगा, फिर तो एक बार तो ऐसा फ्लैट दिखने लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है ना, इसीलिए। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? हाँ, सोचो उसने थीटा एंगल रोटेट किया, कितना एंगल रोटेट किया? थीटा। तो वो हो गया कुछ इस तरह। अभी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इधर है और उसका एरिया वेक्टर निकल के इधर आया है, ठीक है। और कितना एंगल हो गया? थीटा, ठीक है। तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा। समझ में आया कि नहीं? सॉरी, यहां पर ये जो वर्टिकल एक्सिस है वहां से वो कितना घूमा? थीटा, थीटा जितना घूमा तो बी ए कोस थीटा जितना फ्लक्स हो गया। अभी बी एरिया, एरिया कैसे लेंगे हम? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एन भी आएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए, ठीक है। और cos थीटा, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अभी थीटा इज इक्वल्स टू हम ओमेगा टी रिप्लेस कर सकते हैं। क्या रिप्लेस कर सकते हैं? थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। कैसे? सोचो, हमें ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी पता है। क्या पता है? 2 पाई अपॉन टी, मतलब कि 2 पाई जितना एंगल टी टाइम में घूम जाएगा, तो मतलब कि थीटा जितना एंगल टी टाइम में अगर घूमता है तो थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? ओमेगा टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एन बी, अभी ए इक्वल टू ये पायर स्क्वायर आप प्रूट कर देना, मैं यहाँ पर एन बी ए ही लिख रहा हूँ, और कोस ओमेगा टी। तो ये हो गया हमारा फाई, ठीक है। अभी अगर हमें ईएमएफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? ईएमएफ। तो हमें क्या करना होगा? माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक। ओके, तो इसमें एन बी ए आगे माइनस लगा देता हूँ, इतना कांस्टेंट रहेगा। हमें किसका डेरिवेटिव लेना होगा? कोस ओमेगा टी का, जो कि क्या होता है? वो होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हो गया ईएमएफ, ठीक है। अभी हमें फाइंड क्या क्या करना है बच्चों? देखिए, कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। मैं इनको इरेज कर देता हूं। हमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू भी चाहिए ना। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी, ये मैक्सिमम और एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पूछ रहा है, तो हमें वो भी हमें सॉल्व करना होगा। वो कैसे सॉल्व करें बच्चों? तो पहले तो मैं आपको बोल दूं कि हमें ईएमएफ की वैल्यू क्या मिली है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपको आगे जाके, आगे का जो चैप्टर है एसी, उसमें भी यूज होगा। एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो जैसा कि हमने फ्लक्स में किया था, इसका ग्राफ साइन आएगा, ठीक है। साइन आएगा कि नहीं? और साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी होती है? 1 से -1, तो उसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? एन बी ए ओमेगा। तो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? एन बी ए ओमेगा। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? माइनस एन बी ए ओमेगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम ईएमएफ, जिसको एप्सिलॉन 0 से डिनोट करेंगे, एन बी ए ओमेगा होगा,
ठीक है। और बाद में हम बहुत एसी में तो ऐसा ही लिखने वाले हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो बच्चों हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिल गया, कितना मिल गया, एन बी ए ओमेगा। और एक बात याद रखिए, पूरा सर्कल जब घूमेगा तो ईएमएफ को वो साइन का जो एवरेज वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। तो एप्सिलॉन मैक्स हमें पूछा है, तो ये एप्सिलॉन मैक्स एन है आपके पास, ठीक है, बी भी है, एरिया भी आप निकाल सकते हो, ओमेगा भी। करंट अगर आपको फाइंड करना है तो एप्सिलॉन अपॉन आर करो, और मैक्सिमम करंट अगर आपको फाइंड करना है तो एप्सिलॉन 0 अपॉन आर कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम करंट। ठीक है। एंड पावर, तो पावर लॉस अगर हमें फाइंड करना है तो आई स्क्वायर आर कर दो, क्या कर दो, आई स्क्वायर आर। लेकिन एवरेज फाइंड करना है तो आई स्क्वायर आर बाई टू, क्या आएगा, आई स्क्वायर आर बाई टू, जिसका डेरिवेशन हम अगले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है। आई जीरो स्क्वायर आर, एवरेज पावर मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई टू, मैक्सिमम कितना, आई जीरो स्क्वायर आर, मिनिमम कितना, 0। ओके, तो ये हो गया। और ये कहाँ से आया, तो हमने घुमाया ना बच्चों, फ्लक्स चेंज हुआ ना वहां से, ठीक है, मैकेनिकल से। ओके, अब एक और देखिए, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर, इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कहाँ से कहा, ये ईस्ट और ये है वेस्ट, इज फॉलोइंग विथ अ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 0.3। तो ये हमें क्या मिल गया, बी। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, बहुत सिंपल है बच्चों, ईएमएफ की फॉर्मूला क्या होगी, बी एल वी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, तो बच्चों ये अगर नीचे गिर रहा है तो हमने देखा था उसके ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव, मतलब फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर पोटेंशियल, कौन सा वायर होगा, ईस्ट एंड। ठीक है, बहुत सिंपल है ये सब। A square conducting loop whose plane perpendicular to the field moves with velocity v, देखिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। If opposite sides of the loop perpendicular to its velocity remain in two mutually opposite magnetic field of the strength b, the induced EMF in the coil will be, अच्छा इधर ही इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, बी एल वी, तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस बी एल वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, बी एल वी माइनस माइनस बी एल वी, तो कितना आंसर आएगा, 2 BLV। ठीक है। ओके, अभी एक और देखिए, द कॉइल ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको ए दिया है, हैविंग 50 टन्स, ठीक है, आपको एन दिया है, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस वेबर पर मीटर स्क्वायर, सो आपको बी दिया है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आपको क्या दिया है, आर। इट इज रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में उसको रिमूव कर दिया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो गया। तो इंड्यूस चार्ज क्या होगा, तो बच्चों डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन आर था, तो मतलब 5 माइनस 0 अपॉन आर, मैंने 0 क्यों किया, क्योंकि पूरा निकाल दिया तो बाद में फ्लक्स तो 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स फ्लक्स पहले कितना होगा, तो एन बी ए, कितना होगा, एन बी ए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दिए है ना, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द टू विंग्स ऑफ द एरोप्लेन इज द 50 मीटर, अच्छा दो विंग के बीच में, एक्सट्रीम दो विंग के बीच में कितना डिस्टेंस है, 50 मीटर। इट इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना, हाँ बच्चों, मैं नहीं करने वाला, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा वर्टिकल ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है ऐसा और ये प्लेन ऐसे जा रहा है, ठीक है, और उसकी विंग्स ऐसे निकल के आएगी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द टू एंड्स पॉइंट, बहुत सिंपल बच्चों, बी एल वी, बी है आपके पास, बी है, हाँ, एल और वी सब है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, व्हील विथ अ 10 मेटालिक स्पोक ईच ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग एंड रोटेटेड विथ अ स्पीड ऑफ 120 आरपीएम, भूलना मत 120 इंटू 2 पाई/60 करना, तभी वो रेडियन पर सेकंड में होगा, और ये ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। ओके, in a plane normal to the horizontal component of the magnetic field BH
if the BH is equals to 0.4 volts, what is the induced EMF between axle and rim of the wheel? तो बच्चों फिर से फॉर्मूला एप्सिलॉन इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बहुत सिंपल है। A thin circular ring of area A is held perpendicular theta 0 to the uniform magnetic field of induction B। magnetic field दिया है। A small cut is made in the ring and the galvanometer is connected across the ends such that total resistance of the circuit is the R। When ring is suddenly squeezed to the zero area, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी, अभी बच्चों चार्ज इज इक्वल्स टू क्या था, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो पहले फ्लक्स कितना था, बी ए, बाद में फ्लक्स जीरो अपॉन रेजिस्टेंस। सो व्हाट विल बी द आंसर, बी ए अपॉन आर बार। ठीक है। A magnet is moving towards coil along its axis and the EMF induced in the coil is the epsilon। ये coil है और ये magnet है, इधर magnet मूव कर रहा है तो कितना EMF इंड्यूस हुआ, एप्सिलॉन। If the coil also start moving towards magnet, पहले coil steady थी और सिर्फ magnet मूव कर रहा था, लेकिन दूसरे केस में coil और magnet दोनों मूव करने लगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी। तो कितनी सेम स्पीड से मूव किया तो वेलोसिटी और बढ़ेगी। इस केस में अगर बी एल वी होगा तो इस केस में होगा बी एल वी इंटू 2, मतलब कि 2 एप्सिलॉन। ठीक है। द रॉड ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस। ये लेंथ दी है हमें, ये क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट्स एक्सेलरेशन, अच्छा ये एक्सेलरेशन दिया है। रेट ऑफ इंक्रीज इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पता है हमें क्या, बी एल वी, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज होता है तो रेट ऑफ इंक्रीज ईएमएफ क्या होगा, बी एल तो वही रहेगा और डी वी बाई डी टी करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अभी डी वी बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन। तो आपके पास बी है, आपके पास एल है, आपके पास एक्सेलरेशन भी है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। एक चीज एक और देखिए, अब ये लास्ट, a square metal wire loop of side 10 centimeter and resistance 1 ohm is moved with a constant velocity in a uniform magnetic field of B equal to 2 Weber per meter square। दिख रहा है आपको? अच्छा, ये जो साइड है, ये साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। The magnetic field is perpendicular to the plane of the loop and directed into the paper that you can see। The loop is connected to the network of the resistor each of value 3 ohm। तो बच्चों ये विस्टर्न ब्रिज है इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 3 का 6, ये 3 3 का 6 और 6 6 का 3। Okay, with what speed should the loop be moved so that steady current of 1 milliampere flow in the loop? So I is equals to epsilon upon R equivalent होगा। अभी I कितना है, 1 मिली एम्पियर, मतलब कि 10⁻³ एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, बी एल बी, और आर इक्विवेलेंट, तो बच्चों मैंने इसका अभी आपको बोल दिया है कितना, 3, और इसका रेजिस्टेंस आपको दिया है 1, दोनों सीरीज में है, सो 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4 ओम। समझ में आया? ओके। और आपको बी दिया है कितना, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये आपको क्या दिया है, एल, और बी और एल की वैल्यू रखोगे तो आपको वी मिलेगा। ठीक है। तो आज बच्चों हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में बहुत मतलब कि एक्सटेंसिव डिस्कशन किया। ओके, एंड यहाँ तक रखते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।